आज की क्लास में हम कक्षा 12 की जो पाठ्य पुस्तिका है वितान, उसका पाठ 3 पढ़ने जा रहे हैं और उस अध्याय का जो नाम है वो है अतीत में दबे पांव। और अतीत में दबे पांव लिखा किसने है? ओम थानवी जी ने। ओम थानवी जी ने लिखा है। हाँ, ये इसके राइटर हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राइटर का नाम पता होना चाहिए एक तो। हाँ, अतीत में दबे पांव। यहाँ इस चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया है? क्योंकि हम इसमें जो हमारे विश्व में सबसे ज्यादा सुनियोजित शहर थे, 2 शहर थे। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। उन शहरों के बारे में हमें इस अध्याय में, जब इसकी खुदाई हुई 1922 में, 1922 में राखल दास बनर्जी ने जब यहाँ की खुदाई की, तो इस खुदाई में 2 सुनियोजित शहर निकले और इसीलिए आज से वो 5000 साल पुराने थे। इसीलिए वो हमारा अतीत था, हमारा पास्ट था। उसमें दबे हुए पांव कहने का मतलब है कि वो हमारे सामने आए, उनके जो पद चिन्ह थे या उनके जो भी उत्खनन से प्राप्त हुआ, वो सब चीजें हमें, वो हमारा क्या था? अतीत था। तो उन्हीं पांवों को उन्होंने हमारे सामने रखा है कि वो अतीत में दबे हुए पांव हैं, जो हमारे को इस अध्याय में देखने को मिलेंगे कि क्या क्या ऐसा उस समय में होता था। तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है, अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये 2 नाम अच्छे से याद कर लेना, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये जो 2 शहर है वो प्राचीन सभ्यता के परवर्ती का मतलब है यानी कि परिपक्व दौर के शहर है। उस समय में सभ्यता जो है परिपक्व दौर पे थी। उस समय का युग भी परिपक्व था, वहां पर भी सब सुविधाएं, साधन संपन्न जो है वो सभ्यता थी, यानी उस समय में भी सब चीजें अवेलेबल थी। खुदाई में और शहर भी मिले हैं, खुदाई में और शहर भी मिले हैं, लेकिन ये सबसे संपन्न और सुनियोजित थे 2 शहर। लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के, क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि मोहनजोदड़ो सभ्यता किस काल की है, तो आंसर आ गया ताम्रकाल की शहरों में सबसे बड़ा है। या पूछा जा सकता है कि ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो। वह सबसे उत्कृष्ट भी है, सबसे श्रेष्ठ, सब सुनियोजित तरीके से बनाया हुआ है। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई है, व्यापक रूप से बहुत लार्ज स्केल में यहाँ पर खुदाई हुई है। बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चाक पर बने चित्रित भांडे, मोहरे। भांडे का मतलब होता है बर्तन। क्या मतलब होता है भांडे का? बर्तन। साजो सामान और खिलौने आदि मिले हैं। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ, सभ्यता का अध्ययन जब संभव हुआ, जब किया, तो वहां की खुदाई में क्या क्या मिली? बहुत सारी इमारतें मिली है, सड़कें, धातु के पत्थर मिले हैं, उनकी मूर्तियां बनी हुई मिली है, चाक पर बने। चाक का मतलब होता है जो वो कुम्हार जहां पर वो घड़े मटकियां वगैरह बनाता है ना, वो चाक कहलाता है। उसपे बहुत सारे बर्तन बने हुए अलग अलग शेप में। ये मिट्टी वाले बर्तन जो है वो उनको कहते हैं भांडे। मोहरे, साजो सामान, साजो सामान का मतलब है कि साज सज्जा का, सजावट का सामान, और खिलौने आदि मिले हैं। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछाने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए। उधर क्या है कि अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे रेलवे ट्रैक वगैरह बिछती है, तो क्या होता है, वहां पर खुदाई वो बिछाई जाती है, तो वहां के जो पूरी जो सभ्यता थी उसके वहां बीच में से बिछाई गई है, इसलिए धीरे धीरे उसको नष्ट करना पड़ा, उसकी खुदाई को रोकना पड़ा। अब वो उसकी भेंट चढ़ गए हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा। पूरी जो सभ्यता थी, जैसे हम माने कि आसपास के शहरों में जयपुर शहर एक मेगा सिटी के नाम से जाना जाता है, जैसे हम कहते हैं, और भी आसपास के शहर हैं, लेकिन इसी को कैपिटल क्यों बनाया गया, जयपुर को ही, राजस्थान की, क्योंकि यहाँ पर है, मतलब ये केंद्र है यहाँ का। तो वैसे ही उस समय का केंद्र क्या था, मोहनजोदड़ो थी।
यानी एक तरह की राजधानी। कहने का मतलब है कि राजधानी किसको बनाया जाता है, जो जहां पर सारी सुख सुविधाएं, आबादी ज्यादा हो, जहां पर संपन्नता हो, ऐसी जगह को क्या बनाया जाता है, राजधानी बनाया जाता है। और इनमें से मोहनजोदड़ो को राजधानी बनाया गया। माना जाता है कि यह शहर कितने कितने ये शहर कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था, 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था, इसका एरिया था। आबादी कोई 85,000 थी, 85 यानी कि 85, हाँ 85,000 इसकी आबादी थी। जाहिर है 5,000 साल पहले या आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा। 5,000 साल पहले का यह हाल था कि वहां पे इतने लोग रहते थे मोहनजोदड़ो में, 85,000 लोगों की आबादी का शहर था वो। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, मैदान की यानी कि एकदम मैदानी एरिया था वहां पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। टीले भी बने हुए थे और उनपे बसा हुआ था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, बनाए गए थे। एक तो टीले नेचुरल होते हैं, लेकिन वहां पर वो कृत्रिम थे, ऊंचाई पे बने हुए थे, कुछ बनाए गए थे कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों का प्रयोग करके। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट है जो देखो कि पाकिस्तान के, मैंने बताया आपको कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा कहां के, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, जहां पर कौन सी नदी बहती थी, सिंधु नदी के स्थित पुरातात्विक स्थान जहां सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ ये तो हो गया कि किस जो ये सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो हम कह सकते हैं कि किस प्रांत में थी, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिली है। फिर है कि इस मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। क्या अर्थ होता है इसका, मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मुर्दों का टीला। वर्तमान समय में इसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है, अभी हम इसको मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का पुरातात्विक स्थान जहां सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा प्रमुख नगर, यानी कहने का मतलब है कि मोहनजोदड़ो को बसाया गया सिंध प्रांत में और हड़प्पा कहां, पाकिस्तान के ही पंजाब प्रांत में। पाकिस्तान में भी है पंजाब, उस प्रांत में बसाया गया दूसरा प्रमुख शहर कौन सा था, हड़प्पा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो थे ना, तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में हो गया और हड़प्पा किस में हो गया, पंजाब प्रांत में। ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था, देखो आप इसमें पिक्चर भी देख सकते हो, ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो उससे बचा जा सके। कहने का मतलब है कि सब तरफ जहां वो शहर बसा हुआ था उसके चारों तरफ एक परकोटा बनाया गया था ईंटों का, जिससे सिंधु नदी वहां बहती थी, तो सिंधु नदी में कभी पानी ज्यादा आ जाए, बाढ़ के जैसे आसार हो जाए या थोड़ा पानी का लेवल बढ़ जाए तो वो शहर में ना घुसे पानी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस आदिम शहर की सड़कों पर आदिम का मतलब है प्रारंभिक, शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। मतलब इतना पुराना शहर है लेकिन उसकी सड़कें आज भी ऐसी है। ये देखो, ये ऐसी गली का वहां पे, ये वहां का एक पिक्चर है, ये दोनों तरफ जैसे मकान, ये घर बन गए और इसमें बीच में गली जा रही है, इसमें आज भी घूमा जा सकता है इस गली में। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले ही अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा है, क्योंकि ये चीजें यहाँ रहती तो नष्ट भ्रष्ट हो जाती ना, इसलिए उन लोगों ने यहाँ जो सामान मिला ना खुदाई में, उसको तो अजायब घर में यानी म्यूजियम में रखवा दिया। और अब देखो ये यहाँ पर ये सड़क दे रखी है, ये बीच में गली जा रही है और ये आज भी विद्यमान है, और हम आज भी वहां पर सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं। वहां से जो बैलगाड़ी जाती थी तो हम आज भी वहां ऐसा एहसास करते हैं। वो कहते हैं ना कि एक होता है अनुभव और एक होती है अनुभूति। अनुभूति क्या होती है, कल्पना के सहारे चलती है, तो हम अनुभूति कर सकते हैं। यहाँ पे अनुभव क्या होता है, जिसको वो खुद झेलता है
वो अनुभव हुआ। लेकिन अनुभूति क्या होती है कि जहां हम गए नहीं है, लेकिन वहां जाके हम उन चीजों को कल्पना में साकार कर ले कि यहां ऐसा होता था, कि यहां से ऐसे बैलगाड़ी जाती होगी, हो सकता है कि इधर से ऐसे रोड से इधर से ये मकान इधर खुलते होंगे, तो उन चीजों को देखकर हम अनुभूति कर लेते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की, वहां से जो बैलगाड़ी जाती थी उसकी रुंझुन सुन सकते हैं, जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियां मिली है जिसमें बैलगाड़ी की भी मूर्ति है। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती, क्योंकि वो ले कहीं नहीं जाती, लेकिन एहसास जरूर कराती है कि यहाँ लोग ऐसे करके ऐसे जाया करते होंगे। वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती है, क्योंकि अब छतें और ये सब टूट गई है, जर्जरित हो गई है, काफी खंडर बन गए हैं वो। वे आकाश की तरह अधूरी रह गई है, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहां से आप इतिहास को नहीं, उससे पार झांक रहे हैं कि कितनी पुरानी जो सभ्यता थी उस तक हम झांक पा रहे हैं उसके खंडरों को देखकर। सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है, बड़ा एक बौद्धों का स्तूप है, जहां बौद्ध स्तूप में बौद्ध लोग वहां पूजा करते हैं, रहते हैं। मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्णशीर्ण टीले पर बना कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया है। अभी इसमें पिक्चर भी आएगी उसकी, बौद्ध स्तूप की। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं, और उस बौद्ध स्तूप के चारों तरफ क्या है, कमरे भी बने हुए हैं जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते थे। वो वहां की का ध्यान रखते थे, पूजा पाठ करते थे और साथ में भिक्षा मांगकर खाते थे। ऐसे बौद्ध भिक्षु होते थे, उनके कमरे बने हुए हैं। 1922 में जब राखलदास बनर्जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राखलदास बनर्जी 1922 में जब यहाँ आए थे, तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। जो बौद्ध स्तूप मिला है उसकी खोजबीन करना चाहते थे। इसके गिर्द खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ, यह एहसास हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान हैं। उस स्तर की वो खुदाई कर रहे थे, तो उनको लगा कि शायद इतने टाइम पहले के वहां पर निशान है ईसा पूर्व के। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो कौन थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे उस समय में, और इनके निर्देश पर इन्होंने निर्देश दिया, तब खुदाई का व्यापक अभियान शुरू किया गया वहां पर। और धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को कहां ले आई, सिंधु घाटी की देवरी पर ले आई। शुरू हुई खोज क्योंकि उनको वहां आसार लगा ऐसा कि शायद यहाँ पर कुछ मिल सकता है, और धीरे धीरे एक चीज मिली, उसके बाद व्यापक तौर पे खुदाई हुई तो पूरा शहर निकल गया वहां पे, ऐसे कैसे बसा हुआ। तो इसलिए व्यापक रूप पर खुदाई हुई। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया, जो कि इराक में है, कि प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा किया। कि जिस समय में भारत में, क्योंकि उस समय में पाकिस्तान वगैरह सब कहां थे, भारत में ही थे, ये तो बाद में अभी हुए हैं 1947 में अलग। तो उस समय में जहां मिस्र और मेसोपोटामिया यानी इराक वाला एरिया, वहां की जो प्राचीन सभ्यताएं जब वहां पर फल बढ़ रही थी, फल फूल रही थी, तब हमारे यहाँ पर कौन सी सभ्यताएं फल रही थी, उनके बराबर की सभ्यताएं उसी समय की कौन सी थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यानी सिंधु घाटी सभ्यता थी। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया, कि भारत को भी यह आधार मिल गया कि यहाँ पर भी भारत में भी बहुत प्राचीन काल से ये सभ्यताएं विकसित हो चुकी थी। पर्यटन बंगले के एक सर्पिल पगडंडी पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचे। जब किसने खुदाई की शुरू, किसने की खुदाई, राखलदास बनर्जी ने। तो वो खुदाई के लिए जब गए तो एक वहां पर पहुंचे, कहां पर, स्तूप के वहां पहुंचे जहां बौद्ध स्तूप बना हुआ था। पहली झलक ने हमें ऐतलक कर दिया कि भाई उस समय में भी इतने ऐसे वो स्तूप बने हुए थे। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। ये क्वेश्चन बनता है कि नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप किसे कहा गया है, उस बौद्ध स्तूप को। इसका आंसर ये हो रहेगा कि उस बौद्ध स्तूप को नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। यह शायद सबसे रोमांचक भी है, न आकाश बदला है न धरती बदली है, 5000 साल बाद में भी सब वही है।
पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गई है। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है, भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीरें या वृत्त चित्र जब हम देखें तो देखना अपनी आंख से देखना है। तो आंख से हम देखें तो ही वो देखना है। अभी इस पिक्चर को दिखाते हैं आपको, बाकी सब आंख का झपकना है। कहने का मतलब है कि जब हम किसी चीज को देखे नहीं, जैसे हमने ताजमहल नहीं देखा है, हमें किसी ने बताया है कि भाई ताजमहल ऐसा है, ताजमहल वैसा है, हमने सिर्फ उसको सुन के इतना दिमाग नहीं लगाया उसमें, लेकिन जब हम वहां उसको साक्षात देखते हैं तब हमें उस चीज का अनुभव होता है कि हाँ इसकी सुंदरता ऐसी है, तब वो हमारी आंखों में बसता है। तो उन्होंने सिर्फ, हमने तो पढ़ा बौद्ध स्तूप कैसे थे उस समय में, लेकिन उन्होंने जब देखा, खुद ने देखा, राखादास बनर्जी ने, वहां पूरी जमीन के नीचे से खोद के निकाल गया, पूरा बौद्ध स्तूप निकला। आप देखो, अब इसकी पिक्चर देखो एक बार, ये देखो, ये ऐसे बना हुआ है स्तूप, ये ऐसे जैसे जमीन पे ऐसे है। अच्छा, आप जानते हो ये बौद्ध स्तूप क्या होता है? अच्छा, हम तो चलो हिंदू धर्म मानते हैं, नहीं पता आपको। यहाँ पर महात्मा बुद्ध थे ना, उनकी अस्थियां एक मटकी में डाल के उनकी अस्थियों को इसके अंदर दबाया, गाड़ा जाता है, फिर उसके ऊपर ये बना दिया जाता है, तो वो बौद्धों का पवित्र तीर्थ स्थल बन जाता है। मतलब इसमें महात्मा बुद्ध की अस्थियां रखी हुई थी और उसके बाद उसके ऊपर ये बना दिया गया। कहने का मतलब है कि बौद्ध जो महान भिक्षुक होते हैं, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक होते हैं, वो उनकी अस्थियों को जहां भी बौद्ध स्तूप बनाया जाता है ऐसा किया जाता है। तो वो चीज है कि यहां पर बौद्ध स्तूप में उनकी अस्थियां रखी जाती है। मौसम जाड़े का था, पर दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी जब उन्होंने उसकी खुदाई की। खुदाई की तब की बात है। अश्विन, इसके लेखक कौन थे बताओ? अतीत में दबे पांव, जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं, उसके लेखक कौन थे? हाँ, बहुत खूब, बहुत अच्छा, ओम थानवी इसके लेखक थे। हाँ, तो क्या हुआ कि सारे आलम को, आलम का मतलब क्या होता है? आलम का मतलब होता है संसार या दुनिया। सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। रेत के टीले नहीं है, खेतों का हरापन यहाँ है, मगर बाकी वही खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बबूल और ज्यादा ठंड ज्यादा गर्मी, मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, इसमें वहां की जो सभ्यता खुदाई में निकली है उसकी तुलना राजस्थान से क्यों की है? प्रश्न बन जाता है वैसे, क्यों की है? क्योंकि राजस्थान के जैसे यहाँ वहां पर भी खेतों में हरापन है और बाकी खुला आसमान, सूनापन और धूप पारदर्शी, यानी कि बहुत, जब ठंड पड़ती है यहाँ पे तो बहुत ज्यादा पड़ती है, और क्योंकि जैसे रेत है वो बहुत जल्दी तो गर्म होती है और बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है, तो बहुत ज्यादा ठंडी रातें और बहुत ज्यादा ठंडे दिन हो जाते हैं। तो ऐसे इनमें क्या है कि राजस्थान की इसलिए उससे बराबरी की है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, बहुत तेज पड़ती है जब। सिंध की धूप चौंधी आती है। कहने का मतलब है कि बहुत आंखों में जो एकदम फ्लैश मारे, बहुत तीखी। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में जरूरी पुर्जे न घुमाए तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्यों के रंग उड़े हुए हो। मतलब जब भी दिन में इतनी तेज धूप होती थी वहां पर कि जब भी ये इनके फोटोग्राफर वगैरह फोटो जैसे यहाँ लगाई है तो फोटो ली होगी ना उस समय की, तो दिन में अगर कैमरे को ढंग से सेट नहीं किया जाए तो वहां की धुंधली आएगी फोटो, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पर धूप होती थी। पर इससे एक फायदा हुआ, हमें हर दृश्य पर नजरें दोबारा फिरानी पड़ती, क्योंकि एक बार में फोटो ढंग से नहीं आती तो बार बार उस दृश्यों को देखना पड़ता। इसलिए
बार बार उन्होंने वहां देखा, इस तरह बार बार निहारे तो दृश्य जेहन में ऐसे ठहरते हैं मानो तस्वीर देखकर उसकी याद ताजा करने की जरूरत ही ना पड़े, कि वो यादें उनके ऐसी छप गई। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। स्तूप वाला जो चबूतरा है वो सबसे खास हिस्सा है ये मोहनजोदड़ो का, जिस पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान क्या कहते हैं? तो पूछा जा सकता है कि गढ़ किसे कहते थे उस समय में। तो जो किसका हिस्सा है? मोहनजोदड़ो के चबूतरे वाला हिस्सा है। जो ये चबूतरे वाला हिस्सा है जहां पर उनके कमरे भी बने हुए थे बौद्धों के, उसको क्या कहते हैं विद्वान? गढ़ कहते हैं। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे, चाहे वह राज सत्ता हो या धर्म सत्ता। धर्म सत्ता का मतलब तो, राज सत्ता का मतलब तो राजा वगैरह का महल हो गया, और धर्म सत्ता मतलब जैसे ये स्तूप वगैरह हो गए। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे। क्या यह रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया? मोहनजोदड़ो ने दिखाया कि धार्मिक स्थल जहां होता है उसके आसपास का एरिया जो है ना, बिल्कुल पवित्र एरिया होता है। वहां पर कुछ ऐसी दुकानें या इस तरह का सराउंडिंग वहां होती नहीं है। ये भी रास्ता शायद मोहनजोदड़ो से ही हमने सीखा है। तो सोचो कि 5000 साल पहले हमारे पास जो जो चीजें होती थी उसके बेस पे आज हमने नई नई चीजों को इजाद कर रहे हैं। तो वो चीजें तो 5000 साल पहले भी आ चुकी थी और आज हम उनको फॉलो कर रहे हैं। ग्रिड प्लान से घर बन रहे हैं, बिल्डिंगें, वो शहर बस रहे हैं। तो वो सब हमें 5000 साल पहले ही इन्होंने आइडिया दिया है। तो ये क्या कहलाई? सभ्यता। सभ्यता क्या होती है? जब हम किसी से सीखते हैं वो हम ऐसे के ऐसे ग्रहण कर लेते हैं, वो सभ्यता हुई। और संस्कृति क्या? जब पढ़ाया था ना चैप्टर की संस्कृति किसे कहते हैं? संस्कृति वो होती है कि जब हम उसका प्रयोग करते हैं और फिर हम उसको जीते हैं, और फिर सब वो सभ्यता कब बन जाती है? जब अगली पीढ़ी उसका प्रयोग करती है, वो संस्कृति है। तो हम इससे अगला जो टॉपिक है वो आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।